नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो गुड मॉर्निंग इंडिया, जिसमें खास तौर से हम देश दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे। वो भी आपको दिखाएंगे एकदम अलग अंदाज में, बड़ी और अहम खबरों के साथ। हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी 4 बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई है। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। और वहीं दूसरी खबर, नेपाल में सुशीला कार्की सत्ता संभाल सकती हैं, वो अंतरिम पीएम बन सकती हैं। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर भी रहेंगे। ये तीसरी खबर के तौर पर गीतू बताइएगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर हैं। यहाँ पर वो जायजा लेंगे उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करें बनारस की, तो यहाँ पर उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है मॉरिशस के पीएम से। तो ये जो है दौरा उनका रहेगा और काफ़ी खास ये दौरा माना जा रहा है। और इसी के साथ चौथी खबर के तौर पर हम पीलीभीत का जिक्र करेंगे, जहां पर साधु के वेश में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इस पर हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। और सबसे पहले हम सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि ट्रंप यानी कि अमेरिका से जुड़ी हुई खबर है। करीबी चार्ली किर्क की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या। और ऐसे में देखिए, यूटा में संबोधन के दौरान हमलावरों ने मारी गोली और चार्ली की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त किया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा कॉलेज के कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या की गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किर्क की तारीफ करते हुए उन्हें महान बताया है। और ये वारदात तब हुई जब किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी ओरेम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे किर्क छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे और तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और वो मंच पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ऐसे में देखिए, चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास लोगों में से एक थे और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके उनकी मौत की पुष्टि की है। लेकिन इसी के साथ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से एक निंदनीय जो घटना हुई है उसको लेकर के शोक व्यक्त किया है। और पूरी घटना एक कार्यक्रम में जब पहुंचे थे उस दौरान इसको घटित किया गया है। और ऐसे में देखिए, कॉलेज का ये कार्यक्रम था जहां पर गोली मार दी गई और गोली मार करके हत्या कर दी गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किर्क की तारीफ करते हुए उन्हें महान और कहा था कि वो बेहद ही संजीदा इंसान थे, महान थे। और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा और इसी के साथ इसकी पुष्टि भी उन्होंने की है। और देखिए, वारदात तब हुई है जब किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी ओरेम में थे और वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और उसी वक्त में देखिए कि यहाँ पर गोली मार करके जो है हत्या कर दी गई। तो दोपहर करीब 12 बजे किर्क छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे और यहाँ पर उस दौरान उन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने जा रही है। और तभी अचानक से यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है और वो मंच पर गिर पड़ते हैं। ऐसे में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई भी जो पर्सनैलिटी है, अगर वो स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होती हैं तो क्या उन्हें भी उस वक्त सुरक्षा नहीं दी जाती? और अगर ऐसे में कोई हमलावर घुस जाता है तो सवाल उठते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर थी जिसके चलते ये भी नहीं देखा गया कि किसी के पास हथियार है, क्योंकि गोली मारी गई है किर्क को और जिससे कि उनके मौके पर ही मौत हो गई है। तो तमाम सवाल अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठने लगे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका में खास तौर से गन कल्चर है और ये हमने देखा है जब उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी जो है थे खड़े और ऐसे में वो भी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित करते, उस वक्त भी उनके ऊपर में गोली चली थी। ये अमेरिका के अंदर में गन कल्चर है, मतलब बहुत आसानी से आपको गन और उसके लिए लाइसेंस जो है वो युवाओं को भी मिल जाता है। आपने अक्सर देखा
और सुना होगा कि किस तरह से किसी एक स्कूल के अंदर में एक शख्स पहुंचता है, हाथों में बंदूक लिए होता है और वो ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। ऐसी एक नहीं, कई सारी घटनाएं जो है वो सामने आई है और ऐसे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर में एक सोचने की जरूरत है कि अमेरिका से इस गन कल्चर को खत्म कैसे किया जाए। जहां वो पूरी दुनिया के इसमें कह रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, वहीं अमेरिका के अंदर में भी शांति लाने के लिए उनको तमाम व्यवस्थाएं और बाकी अपने रूल्स को जो है वो बदलाव की आवश्यकता है, ताकि आसानी से ना गन मिल सके ना उसका लाइसेंस मिल सके। लेकिन इस बीच में अगर बेहद खास थे, बेहद करीबी थी, तो ऐसे में जब उनके ऊपर गोली चल सकती है, यानी कि खास इंसान पे गोली चल सकती है, तो आम इंसानों का क्या? अब ये एक बड़ा सवाल है। और कार्यक्रम में पहुंचे थे, छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त में ये गोली मारी गई है। फिलहाल सब कुछ जांच का विषय है कि आखिरकार गोली क्यों मारी गई, क्या वजह रही, कौन दुश्मन, क्या नहीं, ये तमाम चीजें जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। और ऐसे में देखिए कि यूटा में संबोधन के दौरान हमलावरों ने गोली मार दी और चार्ली की वहीं पर जो है मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त करते हुए चार्ली को जो है काफी महान इंसान उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि बेहद जो है वो काम के थे और काम किया करते थे, संजीदा भी थे। तमाम बातें उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया पर लिखी। लेकिन इसी के साथ देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी एक तरह से दुख व्यक्त किया है। लेकिन सोचना होगा गन कल्चर को लेकर के अमेरिका में जो स्थिति है अभी। बिल्कुल, और लगातार इसको लेकर अब चर्चा हो रही है कि आखिर इसकी मौत के पीछे की वजह क्या है। इसको लेकर अभी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं नेपाल की, जहां पर नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर अब यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से सियासत तेज होती हुई और अंतरिम पीएम बन सकती हैं सुशीला कार्की, ये भी कहा जा रहा है। तो जेनजी आंदोलन की समर्थक हैं सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है। और ऐसे में देखिए कि नेपाल की कमान अब किसके हाथों में होगी, ये यक्ष एक प्रश्न जो है अभी हर किसी के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि केपी ओली भारी हिंसा और प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल का भविष्य किसके हाथ में सौंपा जाए, इसके लिए जेनजी की एक विशाल वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें देश के जो भावी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हैं उन पर काफी ज्यादा जो मंथन है वो हो रहा है। इस ऑनलाइन बैठक में 5000 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया है। इस वर्चुअल बैठक में देखिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बहुत ज्यादा बहुमत मिला, यानी रेस में वो सबसे आगे है। हालांकि ये इतना तौर पे जो है कहे कि आसान प्रक्रिया भी नहीं है, वक्त लग सकता है, क्योंकि देखिए सुशीला कार्की अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो नेपाल के विशेषज्ञों के मुताबिक वो सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मिलेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी प्राप्त करेंगी। तो बता दें कि जेएनसी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह इस पीढ़ी में सबसे लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्होंने बार बार संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया है। तो लगातार सियासत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हलचल तेज हो रही है नेपाल में और यहाँ पर सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो जेनजी को सपोर्ट करती हैं। तो संभावनाएं हैं कि अंतरिम पीएम वो ही बन सकती हैं। नेपाल के विशेषज्ञों के मुताबिक वो सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मिलेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी प्राप्त करेंगी। बता दें कि जेनजी एक प्रतिनिधि ने कहा है उनकी तरफ से कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह इस पीढ़ी में सबसे लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्होंने बार बार संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया है। तो देखिए बालेन शाह ने भी यहाँ पर सुशीला कार्की के नाम पर एक तरह से अपना समर्थन जो है वो दे दिया है। लेकिन इससे पहले जो जेनजी है उनकी ये मांग थी कि बालेन शाह जो है उनको अंतरिम पीएम जो है वो बनाया जाए। काफ़ी लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में काठमांडू के मेयर, और ऐसे में उनके कई ऐसे कार्य रहे जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और युवाओं के लिए खासतौर से उनकी वो पॉलिसी रही है। और यही वजह रही है कि बालेन शाह जो है नंबर 1 पहले चल रहे थे, लेकिन जब उनसे संपर्क साधा गया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, तो उसके बाद ये ऑनलाइन एक प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई। और ऐसे में देखिए 5000 से ज्यादा लोगों ने जो है ऑनलाइन इसमें अपना मत दिया है, जिसमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो नंबर्स मिले। अब उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की अब आने वाले दिनों में अंतरिम पीएम नेपाल की बन सकती हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बताएं कि देखिए युवाओं का ये भी कहना है कि एक वक्त जो है वो तय होना चाहिए, यानी 6 महीने के लिए बन रहे हो, 7 महीने के लिए बन रहे हो, कितने टाइम के लिए बन
बन रहे हो, ये भी एक अंतरिम पीएम के लिए जो है टाइमलाइन यहाँ पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ये भी युवाओं की ये मांग है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं यहाँ पर ये इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है, मुश्किलें आएंगी। और अंतरिम पीएम अगर बनती हैं सुशीला कार्की तो इसके बाद वो सबसे पहले सेना प्रमुख से जो है आकर के मुलाकात करेंगी। बिल्कुल। और नेपाल के पोखरा में भड़के दंगों के बीच झांसी के 4 युवक भी सुरक्षित निकाले गए हैं। जब शहर में उपद्रवियों ने आगजनी और पथराव शुरू किया तब चारों युवक होटल में फंसे हुए थे। चारों ने वीडियो जारी कर परिवार को भरोसा दिलाया है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेपाल सेना ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो लगातार चिंता बनी हुई थी झांसी के इन 4 लोगों के परिवार वालों को, और ऐसे में अब राहत की बात यह है कि नेपाल सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जल्द ही उनकी भारत वापसी भी हो जाएगी। तो ये भारत और नेपाल के रिश्ते ही हैं और जिस तरह से एक मधुर रिश्ते थे। हाँ, केपी ओली जो उनकी सरकार थी उसके साथ थोड़ी सी अनबन थी, यानी कि ज़्यादातर चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस जो है ओली की सरकार जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसमें किसी तरह की और खटास जो है वो देखने को नहीं मिलती। और यही वजह है कि देखिए नेपाल की सेना ने यहाँ पर जो झांसी के फंसे हुए 4 लोग थे उनको सुरक्षित निकाल लिया है और सुरक्षित स्थान पर जो है वो पहुँचाया है। अभी आपको बता दें कि कुछ देर के बाद जो है वो झांसी पहुंच जाएंगे, अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे और ये राहत वाली खबर है। इस बीच में देखिए सुशीला कार्की की तरफ से भी यही नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर के एक बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि जितने ही 4 बर्तन खटके जरूर, लेकिन चीजें खत्म नहीं होती, रिश्ता खत्म नहीं होता। यानी कि केपी ओली सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही चाइना की तरफ जो है झुकाव था ओली सरकार का, लेकिन भारत के साथ रिश्ते जो नेपाल के पहले थे वो अभी भी वैसे ही हैं। यानी आने वाले दिनों में देखिए कि रिश्ते हो सकता है और ज्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल। और ऐसे में नेपाल में हिंसा के बाद उत्तराखंड सीमा पर भी अलर्ट है। तो कुमाऊं क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड पुलिस और एसएसबी ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस और एसएसबी की जॉइंट पेट्रोलिंग भी जारी है। तो लगातार भारत भी अब सतर्क है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह से हिंसा भड़की है उसके बाद जो नेपाल और भारत के बॉर्डर हैं वहां पर कहीं ना कहीं चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड की सीमा पर अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, यानी जो भी लोग वहां से आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र में चेकिंग काफी तेज कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस और एसएसबी ने इस चेकिंग अभियान को चलाया कि किसी भी तरह से कोई घुसपैठ या भारत में एंट्री ना कर पाए, और पुलिस और एसएसबी की ये जॉइंट पेट्रोलिंग अभी जारी है। बिल्कुल। और ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सीसीएस की बैठक भी हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और ऐसे में कल हम ये भी सुनने में आ रही थी खबरें कि उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज नेपाल से लगे हुए हैं वहाँ से जो है छिटपुट इस तरह से लोग जो है एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। बिहार जो है वहाँ पर भी नेपाल के बड़ी संख्या में लोग जो है बिहार में आते हैं और ऐसे में वहाँ पर भी जो है बैरिकेटिंग करके और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और उत्तराखंड की तो हम खबर आपको बता ही रहे, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कुमाऊं क्षेत्र में देखिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच में सबसे ज्यादा चिंता वाली जो बात है वो है जेल से भागे हुए तमाम कैदी। ऐसी जानकारी है कि देखिए तकरीबन 3000 से ज्यादा कैदी जो है वो जेल से फरार हुए। अब ऐसे में समझिए कि वो नेपाल में तो रहेंगे ही नहीं, नेपाल से बाहर निकलने की वो कोशिश करेंगे ताकि वापस से उनको जेल में ना भरा जा सके। और ऐसे में देखिए जो बॉर्डर एरियाज है उसके जरिए वो दूसरे देशों में घुसने के फिराक में जरूर रहेंगे, जिसमें बिहार हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, या फिर अगर बात हम करें उत्तर प्रदेश। इसलिए यहां पर चाक चौबंद ये पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। और ऐसे में चौकसी बढ़ती जा रही है बॉर्डर्स पर कि किसी भी तरह से कोई घुसपैठ या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है वो भारत में एंट्री कर जाए। देखिए, नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपाली सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है। और हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं।
और वहीं गुड मॉर्निंग इंडिया में अब बात करते हैं आज के मूड की। आज पीएम मोदी यूपी और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा रहने वाला है, बनारस का दौरा उनका रहेगा। यहाँ पर मॉरिशस के पीएम से द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो मॉरिशस के पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता दिया था और ऐसे में अब ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। और ऐसे में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम की मेज़बानी करेंगे। वाराणसी में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय चर्चा होगी, जिसमें विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा होने की यहाँ पर संभावना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मॉरिशस के पीएम राम गुलाम 16 सितंबर तक जो है भारत की राजकीय यात्रा पर है। और ऐसे में इस ऐतिहासिक शहर में ये मुलाकात आध्यात्मिक बंधन और लोगों के बीच एक गहरे संबंधों के बारे में भी बताती है। बिल्कुल। और देखिए, भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अनूठे संबंधों को अब आकार देने का समय आ गया है। और ऐसे में यहाँ पर देखिए, जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो दोनों देशों के बीच किस तरह से व्यापारिक संबंध और मजबूत बनाए जा सकते हैं, इस पर भी फोकस रहेगा। खासतौर से बनारस में अगर ये मुलाकात हो रही है तो ये भी अपने आप में काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हो रही है तो जाहिर सी बात है बनारस भी कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर छाएगा। और जो यहाँ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, वो भी हम देखेंगे कि विश्व में एक अलग पहचान बनाती हुई दिखाई देंगी। तो ये भी एक उद्देश्य है आज जिस तरह से ये मुलाकात होनी है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। तो हम देखेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर एमओयू साइन होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ये मुलाकात होने जा रही है जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है ये ज़बरदस्त जो है मुलाकात का दौर चलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ आज हम देखिए उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी हम आपको खबर बता रहे हैं कि जहाँ वाराणसी तो पहुँचेंगे ही, मॉरिशस के पीएम से भी उनकी मुलाकात, उनका स्वागत करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उत्तराखंड की स्थिति आप हम सबसे किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ बारिश का कहर जारी रहा, भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली, कई लोगों की जान चली गई। और ऐसे में देखिए आपदाग्रस्त इलाकों के नुकसान का जायजा पीएम लेंगे। बाढ़ बारिश से उत्तराखंड में हुई भारी तबाही, बड़े पैमाने पर देखिए गांव को नुकसान पहुंचा, और ये पूरा आंकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें बादल फटने से जो तबाही उत्तराखंड में हुई, भूस्खलन से जो तबाही हुई, उससे लोग यहाँ पर एक तरह से सब कुछ खो बैठे हैं और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके लिए अब इन आपदाग्रस्त इलाकों के नुकसान का जायजा खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। उसके बाद इन्हें राहत सामग्री दी जाएगी या कुछ राहत पैकेज दिया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड में हालात फिर से बेहतर हो सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों की, तो बाढ़ बारिश से उत्तराखंड प्रभावित हुआ है, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं आए दिन वहां पर हो रही है, जिसके चलते वहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए उत्तराखंड में अभी फिलहाल जो है दौरा करेंगे, वो जब दौरा होगा प्रधानमंत्री का, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे।